नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का महत्वपूर्ण विषय तो यह होना चाहिए कि अब यह सार्वजनिक घोषणा कर दिया जाए कि या तो भारत की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको हम सीबीआई सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जानते हैं, को ऑफिशियली बंद कर दिया जाए, या उसमें एक घोषणा कर दी जाए कि यह जांच एजेंसी किसी भी बड़े राजनेता, बड़े अधिकारी और बड़े पदों पर बैठे आसीन व्यक्ति की जांच नहीं करेगी, या सिर्फ चोर पॉकेटमार, उचक्कों और साइकिल रिक्शा वगैरह, लाल बत्ती वगैरह पार करने वालों की जांच करेगी। कोई आदमी अपने खेत में बीज डालने के लिए किसान लिया है और वो अगर पैसा नहीं भर रहा है तो उसकी जांच पड़ताल करेगी, वगैरह वगैरह। क्योंकि भारतीय जांच एजेंसी की, सबसे बड़ी जांच एजेंसी की जांच की जो तरीका है और लोगों को दोषी और निर्दोष बनाने का जो मापदंड है, वह संदेह में नहीं है, भरोसे में है कि यह एजेंसी बहकावे में काम करती है, प्रलोभन में काम करती है। अब इसे पिंजड़े में बंद तोता कहे या गेट पर बंधा कुत्ता कहे, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं ये आप पर छोड़ता हूँ और इस पर आप ही विचार करिएगा। मेरा तो काम है कि जो मुझे लगेगा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है और ये आपके सामने आना चाहिए, वो मैं आपके सामने परोसता हूँ। वो कैसा होता है, कितना कारगर होता है, कितना उपयोगी होता है, यह मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन मैं हमेशा की तरह से अपने इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाऊँ, बताऊँगा और सुनाऊँगा जो और चैनलों पर या तो होगा नहीं या होने नहीं दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि इस तरह का पुरजोर विरोध किसी भी चैनल पर नहीं आया है कि सीबीआई को अब बंद कर दिया जाए, क्योंकि आज उड़ान मंत्रालय के एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था और उसकी जो 2006 से जांच चल रही थी, लेकिन प्रफुल्ल पटेल अब भाजपा में आ गए, सीबीआई ने उसको क्लीन चिट दे दिया। मैं करीब करीब मोदी भक्त हूँ, क्योंकि मैं भारत भक्त हूँ, लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूँ। अगर कोई मामला लगता है कि इस पर विरोध करना जायज़ है तो मैं जायज़ ही करता हूँ, नाजायज मेरे से हो नहीं सकता। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वीडियो के अंत तक बने रहे और अगर कोई मार्गदर्शन हो तो मुझे ज़रूर दें, क्योंकि वही मेरे लिए पारितोषिक है और वही मेरा हौसला अफजाई का काम करता है। तो मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मित्रों, आज का मुद्दा अत्यंत गंभीर, चिंताजनक और अंतर्राष्ट्रीय साजिश की तरफ ले जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी का पीरियड चल रहा है। 1 तारीख तक वो ईडी कस्टडी में है। अब 1 अप्रैल को दुनिया अप्रैल फूल मनाती है और भारत अपना फाइनेंशियल डे शुरू करता है। अब 1 तारीख को अरविंद केजरीवाल देश भर को फूल बनाएगा या खुद फूल बनेगा, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब अदालत उसको 1 तारीख को डिसाइड करेगी कि ईडी को कस्टडी आगे देना है कि नहीं देना है। हमारे पास सक्षम न्यायपालिका है, निष्पक्ष जांच करने वाले लोग हैं और यह काम निष्पक्षता से हो रहा होगा, इस उम्मीद के साथ मैं भरोसा करता हूं कि निष्पक्ष हो, क्योंकि यह ईडी कर रही है, सीबीआई नहीं। हालांकि राजनीतिक विरोधी वाले लोग ईडी को भी भारतीय जनता पार्टी का वसूली गैंग कह रहे हैं, लेकिन मेरा बार बार मानना है कि यह वसूली गैंग ने अब तक जितनी वसूली की है, क्या वो अवैध था या वो वैध था या अवैध था? अगर वह अवैध है तो यह वसूली हमको पसंद है और यह वसूली चलती रहनी चाहिए। मित्रों, आज का मेरा विरोध है और चिंता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ही विदेशी सरकारों ने, संस्थाओं ने विरोध क्यों दर्ज कराया या चिंता क्यों दर्ज किया। यह एक अत्यंत चिंताजनक बात है। सबसे पहले जर्मनी ने चिंता जाहिर किया कि एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करना
उनके प्रति फेयर और त्वरित जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, हम इसकी मांग करते हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने उनके प्रवक्ता को सम्मन किया और अपना भारी विरोध दर्ज कराया। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी मानने वाला अमेरिका ने कंसल्ट किया कि भाई कांग्रेस का अकाउंट सील कर दिया गया है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत में ये हो कह रहा है हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और फ्री चुनाव और फेयर चुनाव की मांग करते हैं। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति के उम्मीदवार में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन पर 97 केस दर्ज हैं जो उसके राष्ट्रपति बनेंगे, और कई तरह के मामले पहले ही कई राष्ट्रपतियों पर लग चुका है। तो अमेरिका हमको आईना ना दिखाए या हम अमेरिका को बताते हैं, लेकिन मेरी बात हिंदी में होती है और अमेरिकी हिंदी नहीं जानते, और मैं ऑफिशियल आदमी नहीं हूँ जिसके बाद अमेरिका सुने। तो विदेश मंत्रालय से ज़्यादा बड़ा विरोध मैं दर्ज नहीं कराऊंगा, और हमारे विदेश मंत्री इस टाइम वाले आंख में आंख डाल के बोलने की सलाहियत रखते हैं और बोलते भी हैं, और वो बोल रहे होंगे, ऐसा मैं भरोसा कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा चिंता हुआ कि आज संयुक्त राष्ट्र के ऑफिशियल प्रवक्ता ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चिंता जाहिर कर दी। तब मुझे चिंता हुआ कि यह एक इत्तेफाक है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, या केजरीवाल और विदेशियों के बीच साठगांठ है। कुछ देर इस पर चर्चा करूंगा। मित्रों, सबसे पहले तो बाहिज्जत भारतीय शहरी में इस बात का ऐलान करता हूं कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। हम दुनिया के 5वें अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था है। पॉपुलेशन में हम सबसे बड़े हैं। तकनीकी क्षमता में मेरा मुकाबला किसी से है ही नहीं, उस पर चर्चा ही क्या करना। इसका जीता जाता उदाहरण है कि तकनीक का जन्मदाता मानने वाला बिल गेट्स जब देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जनक नरेंद्र मोदी से इंटरेक्ट कर रहा था, तो मोदी जी ने कहा कि तुम अपनी औकात जानना चाहोगे तो अपनी सेल्फी लो। बिल गेट्स ने सिर्फ सेल्फी लिया और मोदी जी ने उसको उसकी पूरी कुंडली दिखाया। बिल गेट्स भी शौक रह गया कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंप्यूटर का भाषा है वो मैंने दिया और मेरे को मेरी औकात बता रहा है। एआई में इतना बड़ा काम, वो शौक था। तो तकनीक के रूप में हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है। समृद्ध संस्कृति है। आज दुनिया आकाश की ज्ञान करती है, हमारे पूर्वजों ने पहले ही कर रखा है। खैर, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मामला बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के लिए समर्थन हमारे राष्ट्र में इंटरफेयर है, और हमारा कानून है कि हम बाहरी हस्तक्षेप आंतरिक मामलों में नहीं बर्दाश्त करते हैं, और इसको भी सिरे से नकारते हैं घोर विरोध के साथ। भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऑफिशियल चैनल से इसका कड़ा प्रतिकार करें। 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। लेकिन चिंता कहाँ है? चिंता है कि यह दया दृष्टि, कृपा दृष्टि, या यह कंसर्न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की क्यों? अरविंद केजरीवाल का लोग कह रहे हैं कि दुनिया भर में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता की वजह से दुनिया के लोग चिंतित हैं। अरविंद केजरीवाल देश के नेता हैं। मैं बड़ा चिंतित हूं कि फिर अरविंद केजरीवाल के पार्टी के ही वो लोकप्रिय शिक्षा मंत्री, जिसकी शिक्षा का गुणगान स्वयं केजरीवाल करता था, मनीष सिसोदिया, उसकी गिरफ्तारी पर तो इन देशों ने कुछ नहीं कहा। वो जो स्वास्थ्य की क्रांति लाने वाला उसका स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उसके गिरफ्तारी पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा। भारत में अगर जनप्रतिनिधियों की चिंता होती तो अतीक अहमद के भेजे में जब गोली मारी गई थी, मेरे नज़र में वह एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था। कानून का उससे ज़्यादा नकारापन और हो नहीं सकता कि पुलिस कस्टडी में दर्जनों पुलिस के बीच में 2 लोग आए और भेजा में सटा के गोली मार दी। विरोध का वो मामला बनता था। वो बेशक आदमी आतंकी था, उसे तो इससे भी ज़्यादा विभत्स मौत की जरूरत थी। वो सिंपल गोली मारने के लायक ही नहीं था। वो तो ये घिसट करके मारने का काबिल था। उसे तो रोज घिसता जाता, जिस तरह से बंदर सांप को पत्थर पर खींचता है, देखता है कि मरा कि नहीं मरा। वो उससे भी बड़ा विभत्स काम के लायक था। लेकिन फिर भी
कानून के दृष्टि में वो एक हत्या था, नृशंस हत्या था और कानून का फेलियर था। विदेश के किसी लोगों ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप कह सकते हैं कि यार विदेशी लोग एक गुंडे की पैरवी क्यों करेंगे। तो ममता बनर्जी से मेरा राजनीतिक अदावत है। मैं दिल से यह मांग करता हूं कि ममता बनर्जी जैसे लोगों को भारत के राजनीति में 2 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। वो समृद्ध भारत के पश्चिम बंगाल की नहीं, बांग्लादेश की नेता जैसी एक्ट करती हैं जितना मुस्लिम परस्ती और तुष्टीकरण करती हैं। हिंदू विरोध का वो जो उनका स्लोगन और परिकल्पना है और संकल्प है, वो उनको 1 मिनट भी भारत जैसे सभी धर्मों का आदर करने वाले देश में बने रहने का राइट छीन लेता है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी का जो राजनीतिक संघर्ष है उसकी तो सलाम करना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने कम्युनिस्ट शासन का जिस तरह से डट करके वीरांगना की तरह से मुकाबला किया और ज्योति बसु के पुलिस ने जिस बेरहमी से उस महिला का पिटाई किया, मैं उसकी निंदा करता हूँ। क्योंकि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार आपको है और विरोध का जवाब देने का अधिकार उसका है जिसके बीच में विरोध हो रहा है। ज्योति बसु को चाहिए था कि ममता बनर्जी के विरोध का सकारात्मक जवाब देते, राजनीतिक विरोध समझकर इग्नोर कर देते, कानून के दायरे में ले जाकर उसको सजा दिलवाते। अदालत डिसाइड करती कि ममता बनर्जी का सड़क पर संग्राम उचित है कि अनुचित है। पुलिस सजा दे एक राजनीतिक कार्यकर्ता को, यह मैं कहीं बर्दाश्त नहीं करता, कभी भी इसको मान्यता नहीं देता। ममता बनर्जी को उस बेरहम पिटाई जिसमें उसका सर फट गया था, उस पर तो कभी संयुक्त राष्ट्र ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई जर्मनी ने कोई बात नहीं कहा, कोई अमेरिकी प्रवक्ता ने नहीं कहा कि भाई ये गलत हो रहा है। तो इन सब से ऊपर अरविंद केजरीवाल क्यों, यहीं जा करके चिंता होता है। और चिंता का एक कारण यह भी है कि जब अरविंद केजरीवाल का अमेरिका दौरा होता है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का जो भारत में एक्ट होता है वह घोर ऑब्जेक्शनेबल होता है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल नए नए मुख्यमंत्री बना था, तो वो 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व में जो हमारा संविधान लागू हुआ था, वो देश के लिए सबसे नेशनल प्राइड का मुद्दा था। उसमें वो बोट क्लब पर रजाई ओढ़ करके सो गया था। कहा था कि दुनिया में एक तरह 26 जनवरी का परेड चलेगा और एक तरह मेरा रजाई में विरोध चलेगा। पूरे लोग जो भी जो तत्कालिक सरकार के घोर विरोधी लोग थे, उन लोगों ने कहा कि अब इससे बड़ा विभत्स और इससे बड़ा बेशर्मी और बेहयाई वाला राजनीति हमने कभी नहीं देखा है कि एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो कि एक राज्य का मुख्यमंत्री है, चाहे वो छोटा ही राज्य क्यों न सही, और वो राष्ट्रीय त्योहार पर धरने पर बैठा है। लेकिन वो जिन लोगों को पता होगा, उन्हें पता होगा कि वो कहाँ से प्रॉम्प्ट होता था, कहाँ से उसके इस विरोध के इंजन में तेल पड़ रहा था, इस विरोध के खेत में कहाँ से खाद पानी पड़ रहा था, वो सब जानते हैं लोग। मैं तो भारत सरकार से मांग कर रहा हूँ कि आप इन सब जांचों को छोड़ करके सिर्फ विदेश से आए उसके एनजीओ में, जिसका मनीष सिसोदिया भी है और लोग भी हैं, वो विदेश में आए हुए उस चंदे का स्रोत पूछ लें और इस्तेमाल पूछ लें। अरविंद केजरीवाल को जमानत जीवन में नहीं मिलेगी। लेकिन आप इसलिए नहीं पूछेंगे कि अगर आप एक का पूछेंगे तो वो आपके 200 लोगों के चंदे की लिस्ट दे देगा, क्योंकि वो उसके पास है। इसलिए आप तेरी चुप और मेरी चुप कर रहे हैं और उन मामलों में ही उसको फंसा रहे हैं जिस मामलों में आपको सुविधा है। यही तो अरविंद केजरीवाल का सिर्फ एक जांच उसको पूरे जीवन जेल से बाहर नहीं आने देगी। तो क्या अरविंद केजरीवाल और विदेश की किसी एजेंसी का साठगांठ है और अरविंद केजरीवाल किसी देश विरोधी विदेशियों के साजिश का शिकार हो रहा है या साजिश में पार्टिसिपेट कर रहा है? क्योंकि देश में देश विरोधी गतिविधि में आप बेशक उसको पुख्ता प्रण न माने, लेकिन धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा चलाने वाली मदर टेरेसा का वो अनुयायी था और उसके संस्थान में अपना एक लंबा समय गुजारा था और उसके बाद ही वो उसको राजनीति में उतरवाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार के राजकुमार को एक विदेशी महिला के द्वारा
एक विदेशी जांच एजेंसी ने फंसवाया था कि आप उसको प्यार में फंसाइए और जा करके उस बड़े राजनीतिक परिवार पर कब्जा कीजिए और हमारा काम करिए। ये सत्य है असत्य है मैं नहीं जानता। तो क्या अरविंद केजरीवाल का कुछ संपर्क संबंध वहीं से हुआ है? क्योंकि जितनी जल्दी अरविंद केजरीवाल भारत के राजनीति में राइज किया और जितनी जल्दी इस पोजीशन को प्राप्त किया, वो अकेले अरविंद केजरीवाल की बस की बात नहीं है, जब तक कि उसको कोई बहुत बड़ी एजेंसी, कोई बहुत बड़ी संस्था मदद ना करे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पहले से बहुजन समाज पार्टी इस देश में राज करती है और बहुजन समाज पार्टी का एक जातीय वोट बैंक है दलितों का। और मैं निस्संदेह यह कहूंगा कि आज भी दलित मायावती के अलावा किसी और पर विचार नहीं करती है। छिटपुट कहीं दे देती है वोट तो वो अलग बात है, लेकिन एक छत्र वोट अगर किसी को देती है तो वो हाथी को देती है। लेकिन अभी भी ममता बनर्जी की मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर कुछ बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं जमा पाई। अभी भी उसका स्तर बहुत कम है और उसके नेता को अभी कोई प्रधानमंत्री पद की मांग करता है तो उसके अपने चमचागिरी में ही उसके लोग कहते हैं, बाकी कोई आदमी उसको प्रधानमंत्री पद पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री तक पहुंचे थे। माननीय मुलायम सिंह के पास भी एक यादव वोट बैंक है, लेकिन माननीय मुलायम सिंह की पार्टी भी अभी तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं प्राप्त करती, जबकि मुंबई में उसका विधायक भी है और पहले से संगठन भी है और कुछ राज्यों में विधायक भी हैं और संगठन भी है। लालू प्रसाद यादव के राजनीति से किसी का विरोध हो सकता है, उनके घोटालों पर किसी को ऐतराज हो सकता है, मुझे भी है, लेकिन जिस संघर्ष से उस गुदरी के लाल ने राजनीति में अपना स्थान बनाया है और अपने पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाया है कि उसका अनपढ़ और बेवकूफ बेटा मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे और शायद बन भी जाए, लेकिन उसकी पार्टी भी अभी तक राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं की। तो यह अरविंद केजरीवाल में कौन सा सुरखाब का पर लगा है जो इन लोगों में नहीं लगा था? मेरा मानना है मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, मायावती, स्वयं ममता बनर्जी भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार तीसरी बार अपने दम पर एक पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में सरकार बनाई है। दिल्ली के मुकाबले में बहुत बड़ा है। दिल्ली जितना बड़ा है उतना तो उसका कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो इन सब चीज़ों को देख करके संदेह पुख्ता होता है, लेकिन हमारा काम तो सिर्फ संदेह करना है और इसको स्थापित करने का काम भारत के जांच एजेंसियों को है। और मुझे नहीं लग रहा है कि जांच एजेंसियों का दिमाग इस तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि एक मेरा अकेला ही दिमाग थोड़े है जो इस साजिश को सूंघ रहा है। हमारी जांच एजेंसियां तो हमसे भी ज़्यादा समझदार है, मैं ये मानता हूँ। तो मित्रों, मैं भारत के जांच एजेंसी, विदेशी जांच एजेंसी और विदेश में काम करने वाले एजेंसियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मांग करता हूँ कि इस साजिश का पर्दाफाश करें और विदेशी सरकारों का केजरीवाल के प्रति लगाव का खुलासा करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर विदेशी लोग कहें कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री होने की वजह से हो रहा है, तो फिर ममता बनर्जी पर क्यों नहीं, मुलायम सिंह पर क्यों नहीं, लालू प्रसाद पर क्यों नहीं? क्योंकि गिरफ्तारी तो लालू प्रसाद की भी हुई थी। अभी तक वो चुनाव लड़ने से बाढ़ है और उन्होंने भी कहा था कि मेरे को अवैध फंसाया गया है। उनका बेटा रोज ईडी के बुलावे पर भाग भाग करके कोर्ट आ रहा है, वो भी कह रहा है कि फर्जी मामला है। भारत में कोई भी राजनीतिक दल के लोग किसी भी जांच एजेंसी के नोटिस को जेन्युइन नहीं बोलते, उनका काम है फर्जी बोलना। तो जब लालू प्रसाद को फर्जी फंसाया गया है, उनके बेटे को फर्जी फंसाया गया उनके शब्दों में, तो फिर विदेशी लोगों ने उन लोगों के पक्ष में आवाज क्यों नहीं उठाया? नेता तो वो भी हैं और मोदी विरोधी भी हैं, जिस तरह से केजरीवाल है। यह साजिश गहरी है, ऐसा मेरा मानना है। भारत सरकार क्यों नहीं मान रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं मांग करूंगा कि यह जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी निकले और आम जन को ये बताया जाए कि ऐसा क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जर्मनी, अमेरिका और अब संयुक्त राष्ट्र खड़ा है। लेकिन देश की जनता या जाने न जाने सरकार के माध्यम से, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप इस बात को जानिए, इस बात को समझिए कि अगर लालू प्रसाद के पक्ष में विदेशी सरकारें और संयुक्त राष्ट्र नहीं थी, अखिलेश यादव के पक्ष में नहीं थी,
ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं थी और दक्षिण के कई नेताओं के पक्ष में नहीं थी, तो अरविंद के पक्ष में क्यों? बस इतना ही पूछिएगा तो आप सारी बातें समझ जाएगा, बाकी मुझे समझाने की जरूरत नहीं। अंत में आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको लगता है कि मेरी ये बात सही है तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है। भारत में कोई समस्या ना हो उस दिन तक समस्याओं को आपके सामने रखता रहूंगा और आपसे आशीर्वाद मांगता रहूंगा, और जब तक यह समस्या समाप्त ना हो यह अनवरत चलता रहेगा। मुझे मालूम है कि यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन जरूर होगा, और उसी एक दिन के इंतजार में मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।